ये है हमारा शून्य सीरीज। पूरी तरीके से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। छोड़ेंगे कुछ नहीं, एक एक चीजों को कंसंट्रेशन में लाना, सब चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि हम फ्लो में बोल रहे हैं तो सब उड़ जाएगी। और बहुत आराम से पढ़ना बच्चों, हम विश्वास दिलाते हैं एक एक पॉइंट समझ रहे होंगे आप लोग। बात समझे, पूरा पैसा हजम हो जाएगा। हाँ, काम चलाओ नहीं होगा, एक एक चीज को समझोगे और एक एक चीज आपके दिमाग में घुसेगी। बात खत्म। हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा सारे बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, याद है हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया शून्य सीरीज, जिसमें हमने पहले चैप्टर का पूरी तरीके से वन शॉट दिया, जिसमें हमने परसेंटेज एरर और डायमेंशनल फार्मूले को अच्छी तरीके से समझाया भी, अच्छी तरीके से पढ़ाया भी और स्पीड भी मेंटेन की। इसको भी बोलना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने अगर क्लास पढ़ी है तो जबरदस्त आएगा, अगर नहीं पढ़ी है तो बस कैचिंग पावर अच्छी तरह करके समझ लेना। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, शॉर्ट टाइम में हम लोग वन शॉट लेकर आए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग वन शॉट तो लाते हैं लेकिन उसके पीछे लॉन्ग टाइम बहुत लगता है। तो हमने इस पर कुछ मंथन किया। मंथन क्या किया कि बच्चों को मिल जाए क्वालिटी भी और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। तो बस स्टार्ट हो गए हम लोग और रिस्पांस भी आपने अच्छा दिया। तो आज की क्लास को टाइम गुजारे बिना स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की जो क्लास है वो है अपनी वेक्टर की क्लास। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में, विस्मय विश्लेषण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस अच्छी तरीके से पढ़ना। एक एक आर्टिकल को क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट को समझाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। क्या होती है अदिश राशियां, क्या होती हैं सदिश राशियां। फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, सब कुछ बताएंगे। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हम लोग वन शॉट तो दे रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं वन शॉट दे रहे हैं कि हम लोग बस छोड़ छोड़ कर पढ़ाएं, लो हो गया। काम चलाओ नहीं होगा, एक एक चीज को समझोगे और एक एक चीज आपके दिमाग में घुसेगी। बात खत्म। इसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन। इसी तरीके से हमने दिखा दिया कि आपको लग जाए कि इस लेक्चर में, इस सेशन में, इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाले हैं और हम आपके अपने जय सर, और सर ना बोलना, जय ही बोल देना चल जाएगा, पूरी तरीके से टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सारे बच्चों एक बार रेडी हो जाओ और जैसे रेडी हो जाना बस कमेंट बॉक्स में बोल देना सर जी गर्दा उड़ाने आ गए हैं, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ने आ गए। तो सबसे पहले आज हमने बात करने जा रहे हैं क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या होता है सदिश गुणन और क्या होता है अदिश गुणन। आइए जरा बच्चों क्लियर करते हैं। सपोज दैट एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। एक बात में क्या है, एक बात में हमने केवल वैल्यू दी है और दूसरी बात में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया है। तो हम सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे, हमने अपने वेक्टर क्वांटिटी को दो टाइप से डिवाइड किया है। एक टाइप है बच्चों अदिश राशियां और एक है सदिश राशियां। एक है बच्चों स्केलर प्रो क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल ये उठता है सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। पहला पॉइंट आराम से देखिए बोर्ड पर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। लेकिन इतनी ही चीज क्लियर नहीं कर सकती, ध्यान से सुनिएगा।
इतनी ही बात क्लियर नहीं कर सकती, मतलब इतना ही दो बातों का डिफरेंस नहीं है। मतलब आप कहते हो सर स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें परिमाण होता है, अच्छी बात है। फिर हमने बोला बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अगर बात कहें बच्चों सदिश राशियां क्या होती हैं, तो याद रखिए इसमें परिमाण भी होता है प्लस दिशा भी होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। सभी प्यारे बच्चे जरा गौर करेंगे, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये तो सर क्लियर है, लेकिन इतनी ही चीजें इनफ नहीं है इसको समझने के लिए। क्यों क्यों सर? एक्चुअली में इसका एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इट इज ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये सदिश योग के नियम का पालन करता है, ये सदिश योग के नियम का पालन करता है, जबकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है बच्चों। देखो मैंने लिखा है ये राशियां सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, ये राशियां सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, मतलब डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बट इट इज ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर इस पॉइंट की जरूरत पड़ी क्यों, डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। जैसे हम बच्चों बात करें अपने करंट के बारे में, अपने धारा के बारे में, तो बच्चों धारा क्या होती है, जैसे मान लो ये दो वायर है, एक ये वायर है एक ये वायर है, इसमें मान लो 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बच्चों, इसमें मान लो 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अगर तीसरा वायर इसके साथ ये कनेक्टेड हुआ तो आप सभी लोग जानते हो इधर से 3 आ रही है इधर से 5 आ रही है, इस समय इसमें बहने वाली धारा बच्चों 8 एम्पियर होगी। लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये नहीं होता, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये कभी भी नहीं होगा। सोचो बच्चों यहीं पर एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे मान लो एक ये वायर है जिसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एक ये वायर है बच्चों अगर हम बोले कि इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अब हम बोल दे बच्चों इस वायर में कितने एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो आप बोलोगे सर 6 एम्पियर, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये नहीं होगा। मतलब आप ही बताओ, एक ये बॉडी है, इस पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, कितना लगेगा, आप कहोगे 0। यही है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर ये कैसे निकालेंगे, सब कुछ इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। यहां पर जबकि देख रहे थे ये दोनों ऐड हो जा रहा है, यहां पर ऐड नहीं हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, टोटल निकालते हैं, तो टोटल इन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, जबकि यहां पर एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां एंगल बन रहा था 90, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यहां एंगल बन रहा था 180, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब ये अपना जोड़ा जा रहा अलग तरीका है, 2 आम खाए 2 आम खाए 4 आम खा गए, लेकिन जब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा तो इसके जोड़ने का तरीका अलग है, सेम नहीं है। बात को समझेंगे, ठीक है। इसीलिए करंट के पास डायरेक्शन तो है, करंट के पास डायरेक्शन तो है बच्चों, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट को। तो हमने क्या बोला, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, जबकि ये सदिश योग के नियम का पालन करती है करती है करती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? दूरी, चाल, द्रव्यमान, बात करें करंट, करंट, प्रेशर, प्रेशर, बहुत अच्छी बात बच्चों, धारा, दाब, ये सब भी एक अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन है बच्चों, लेकिन फिर भी ये स्केलर है क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती।
इसमें विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे, जरा आराम आराम से सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे और फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सभी सदिश राशियों के पास दिशा होती है, नो डाउट, परंतु जरूरी नहीं कि जिन राशियों के पास दिशा हो वो सदिश हो। यही तो मैंने समझाया। जैसे कि वैद्युत धारा और दाब, इनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। मतलब all vector quantities have direction but all quantities that have direction not a vector। बहुत सीधी सी बात, because it does not follow the law of vector addition। for example की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आपको हमने बता दिया, करंट एंड, बहुत सी हैं, करंट एंड प्रेशर। बोलो सभी प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बच्चा आर्टिकल को क्लियर करेगा। बहुत अच्छे, आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते जाएंगे। किसी भी वेक्टर को बच्चों हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो की ये जो लाइन होगी, वो लाइन की जो लेंथ होगी, जो लाइन की लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ लाइन, ये जो लाइन मीन्स इस रेखा की जो लंबाई होगी वो हमेशा मैग्नीट्यूड को बताएगी, वो हमेशा मैग्नीट्यूड को बताएगी, मतलब परिमाण को बताएगी। आराम से पढ़ना है। जबकि बच्चों इस एरो की जो नोक होती है, उस नोक को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये एक सदिश है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए इसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की लाइन मैग्नीट्यूड को बताएगी, जबकि एरो की नोक जो होगी वो हमेशा दिशा को बताएगी। याद रखिएगा, नोक को बच्चों हम लोग बोलते हैं हेड और बैक साइड को बोलते हैं टेल। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी वेक्टर को हम तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? एरो से। आगे के पॉइंट समझिएगा। अब ठीक है, जरा ध्यान से सुनो, ये एक वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कंफर्म ने समझा, हटाओ। मान लो बच्चों, बहुत सीधी सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाह रहे हैं। मान लो ये कोई वेक्टर है, क्लियर? सही प्यारे बच्चों को, अब हम इस वेक्टर को अगर घुमा के फिर से वहीं पर लाते हैं तो क्या इसकी लेंथ कम हो जाएगी? सीधी सी बात। अगर इसको घुमा के उतने ही पर ले आए तो क्या इसकी लेंथ कम हो जाएगी? क्या इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, ऑन रोटेटिंग द 360 डिग्री, मतलब ऑन रोटेटिंग द 2 पाई डिग्री, सॉरी 2 पाई रेडियन, ऑन रोटेटिंग द 2 पाई रेडियन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर किसी वेक्टर को हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो ऐसा घुमाने पर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यही लिखा है, किसी वेक्टर को 2 पाई घुमाने पर उस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। बोलो यस और नो। क्लियर? बहुत अच्छे, पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। अगर ये कोई वेक्टर है तो हम इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? हम किसी वेक्टर को क्यों उसके पैरेलल शिफ्ट कर देने से उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होगा है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड, ना तो परिमाण चेंज होगा। तो हम किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल, उसके समांतर शिफ्ट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट, या ध्यान से सुनिए बच्चों, दो वेक्टर अगर हो, मान लो ये हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है नो डाउट, दूसरा बच्चों वेक्टर ये है नो डाउट। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। अगर हम देखें तो यहाँ वेक्टर के बीच दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और जरा ध्यान से देखो तो दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल हमेशा दो एंगल में से छोटा वाला एंगल होगा। ध्यान से सुनो, जबकि दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़ रहे हो, जबकि दोनों वेक्टर कैसे, मान लो ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो दोनों टेल टू टेल जुड़ रहे हो ऐसे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने क्या बोला? दो सदिशों के बीच का कोण सदिशों के बीच बने दो कोणों में से हमेशा छोटा कोण होता है।
ध्यान से सुना, जबकि वो पूंछ से पूंछ तक जुड़े हों। मतलब द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन ऑफ द वेक्टर्स व्हेन दे आर ज्वाइंड टेल टू टेल, टेल टू टेल। और देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, एक एंगल 300 बन रहा है और आप बताओ इधर का एंगल कितना होगा 60, तो इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना लिया जाएगा 60। हमेशा ध्यान में रखिएगा वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 0 से लेकर 180 तक ही लिया जाएगा, ये एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला, मान लो बच्चों ये कोई वेक्टर ए है, मान लो बच्चों ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है सर आ गया। अब तुमने कहा सर ये कोई वेक्टर बी है, अब हमने बोला बच्चों इनके बीच बनने वाला एंगल 120 है। तो अब मैं अगर पूछूं कि इन वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, बोलेंगे 120 होगा। तो बच्चों 120 नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में बोला है दोनों टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, दोनों पूंछ से पूंछ जुड़ी होनी चाहिए। तो यहां तो देखो हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो अब करे क्या, करो कुछ नहीं बच्चों, हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बोलो समझाया था कि नहीं समझाया था? हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताओ। अब दोनों टेल टू टेल जुड़ रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 180 होगा, तो ये एंगल बनेगा 60। तो बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा बच्चों, होगा 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स के बिटवीन बनने वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। उम्मीद है सारे बच्चों को बात समझ में आई होगी। अब समझते हैं कुछ वेक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं, कुछ वेक्टर्स के क्या पढ़ते हैं टाइप। एक एक चीजों को कंसंट्रेशन में लाना, सब चीजें आएंगी। ऐसा नहीं कि हम फ्लो में बोल रहे हैं तो सब उड़ जाएगी। कंसंट्रेशन में चाहे स्लो मोशन में पढ़ो चाहे स्पीड में पढ़ो, कंसंट्रेशन होगा तो क्लास सब कुछ आएगी। ठीक है, अब देखो, अब अपने अवध वाले तो गर्दा उड़ा रहे हैं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, आ जाओ बच्चा समझो। अब वो तो आएंगे तो देखते ही बोल देंगे अरे गुरु जी गर्दा उड़ा दिए हो। आ जाओ भाई, उड़ा तो देंगे ही। अब जरा समझो बच्चों, ये ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक ब्लॉक लगा हुआ, एक कोई भी ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, मान लो 15 न्यूटन का। अब बताओ इस वेक्टर का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं है। ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ था, मीन्स कहने का मतलब वे वेक्टर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। मीन्स लिखा है वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, मीन्स द वेक्टर हैविंग अ डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्लियर कर रहे हैं हमारे एक बात को, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। अगला समझते, ये एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। अब जरा समझो बच्चों, एक्सियल वेक्टर सोचो बच्चों, एक कोई पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करना, सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से सुनना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सपोज करो बच्चों ये कोई एक बॉडी है जो एक लाइन, एक पार्टिकल है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल किसी लाइन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, तो उस समय वो लाइन जो होती है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। उस समय वो जो लाइन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है। एक एक बच्चा एक एक पॉइंट को क्लियर करेगा। मतलब ये लाइन जो होती है वो घूर्णन अक्ष को प्रदर्शित करती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ध्यान से पढ़िएगा सारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों। उस समय ये जो बच्चों, ओहो सीधी लाइन बना देते हैं, उस समय ये जो लाइन है वो बच्चों रिप्रेजेंट करेगी क्या, रिप्रेजेंट करेगी हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और ये लाइन ही बताएगी एक्सियल वेक्टर। इसी को हम लोग कहेंगे एक्सियल वेक्टर। सर एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, अगर कोई पार्टिकल लाइन के चारों ओर घूम रहा है तो अपनी उंगलियों को उसके घूमने के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो अंगूठा ही बताएगा डायरेक्शन।
क्योंकि आप कहोगे सर अगर पार्टिकल इसके चारों ओर घूम रहा है, अगर पार्टिकल इसके चारों ओर घूम रहा है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो नहीं, अपनी उंगलियों को हमेशा घूमने की डायरेक्शन में मोड़ोगे तो अंगूठा हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सियल वेक्टर को। यही बच्चों होगा ध्रुवीय सदिश। कौन सा, अक्षीय सदिश, सॉरी, अक्षीय सदिश। क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को। तो क्या बोला जा रहा है, वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। देखो घूर्णन अक्ष के अनुदिश है कि नहीं है। द वेक्टर विच रिप्रेजेंटेड द रोटेशन इफेक्ट एंड दियर डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। सभी बच्चों को क्लियर होगा, उम्मीद सभी से बेहतरीन है। अब बच्चों ये क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ये समान सदिश क्या होते हैं। ये वे सदिश होते हैं जिनकी देखो सारे के सारे वेक्टर्स की लाइन इक्वल है कि नहीं है, सारे के सारे वेक्टर्स की लाइन भी इक्वल है, सारे के सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन भी इक्वल है। तो आप जरा देखो लाइन क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को। लाइन क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को, मतलब परिमाण को बताती है। बोलो यस और नो। तो वे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम हो, वे वेक्टर जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो, ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। पढ़ सकते हो, वे सदिश जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो। टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड टू बी इक्वल वेक्टर्स, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये निगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, अब देखो ए बी सी, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, लेकिन सी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, परिमाण तो समान है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन उनके अपोजिट है। तो ध्यान से सुनना सभी प्यारे बच्चों, अगर पढ़ रहे हो तो जरा ध्यान से सुनो सभी प्यारे बच्चों कि ए और बी और सी वैल्यू तो सबकी सेम है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए तीनों इक्वल तो होंगे, लेकिन सी का डायरेक्शन ए और बी के अपोजिट है, इसलिए सी को लगा देंगे माइनस के साथ और सी ही रिप्रेजेंट करेगा क्या, निगेटिव वेक्टर। बोलो यस सुनो। तो सी हमारा क्या होगा, निगेटिव वेक्टर। तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ये है हमारे पास निगेटिव वेक्टर, वे वेक्टर जिनका परिमाण तो समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। Two vectors are said to be negative vector or opposite vector if they have same magnitude but direction opposite, but direction opposite। बात समझ में आई होगी सभी प्यारे बच्चों को। अगला पॉइंट क्या है, ये समांतर वेक्टर क्या होते हैं। वे वेक्टर जरा गौर से सुनो। अच्छा मैं आपको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है डायग्राम में, क्या दिख रहा है, इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू द बी वेक्टर। ए और बी मैग्नीट्यूड को हम मॉड में लिखते हैं हमेशा, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू में बी, लेकिन दोनों के डायरेक्शन तो सेम है ना। तो ऐसी कंडीशन में इनको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे, मतलब डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मतलब परिमाण असमान हो परंतु दिशा क्या हो, समान हो। ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर वेक्टर। मींस टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बोलो सारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत अच्छी बात। अब उसी तरीके से एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, डायग्राम में ही नजर आ रहा होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड ए डज नॉट इक्वल टू में बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और जब अपोजिट होंगे तो उनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ध्यान से पढ़िए, two vectors said to be anti-parallel if they have opposite direction and different magnitude। बोलो बच्चों, एक एक बात को क्लियर तरीके से समझना है। मतलब
कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब परिमाण असमान हो परंतु दिशा असमान नहीं बोलोगे, विपरीत हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? प्रति समांतर वेक्टर। बोलो यस और नो। क्लियर है? सही प्यारे बच्चों को एक एक पॉइंट क्लियर करना होगा। आगे समझते हैं। आगे समझने में एक और स्पेशल पॉइंट नजर आ रहा है, ये समरेखी सदिश। समरेखी सदिश क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? वे वेक्टर जिनका जो एक ही लाइन पर हो, द वेक्टर्स लाइन इन द सेम लाइन, लाइन इन द सेम लाइन, वे वेक्टर जो एक ही रेखा पर हो, ऐसे वेक्टर को संरेखी सदिश कहेंगे, एक ही लाइन पर हो। अब कोप्लेनर वेक्टर किसे कहेंगे? जरा ध्यान से सुनो। एक एग्जाम्पल के तौर पर 3 पेन लेने जरूरी होंगे, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। बच्चों ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? वे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर हो। एक्सिस बच्चों 3 होती हैं, आप सभी लोग जानते हो। ये एक्स एक्सिस होती है, ये बच्चों वाई एक्सिस होती। मैंने बोला ना, पढ़ाया सब कुछ जाएगा, अब मजा ना आए तो बात की बात है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये बच्चों क्या है? जेड एक्सिस। जरा ध्यान से सभी प्यारे बच्चे जरा गौर से सुनिएगा, एक एक प्यारे बच्चे, एक एक प्यारे बच्चे क्या कहोगे? जरा गौर से सुनना बच्चों, जरा गौर से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहे हैं। ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सोचो, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ऐसे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो ये होता है एक्स वाई प्लेन, अगर इसे कहेंगे तो ये है एक्स वाई प्लेन। ये बच्चों कौन सा है? ये है जेड एक्स प्लेन। अगर बात करें ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ये प्लेन है हमारे पास वाई जेड। तो आप बताओ, अगर कोई 2 वेक्टर हैं तो 2 वेक्टर को आप कहीं भी रखो, वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होंगे। देखो, 2 वेक्टर को इस बोर्ड पर रख देंगे तो ये देखो सब एक ही प्लेन पर रखे गए हैं कि नहीं? 2, 3 जितने भी वेक्टर रख दो, रखने के तरीके भी होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे रख दोगे तो वो एक्स और वाई प्लेन पर है। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये वाई और जेड प्लेन पर है। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये बच्चों किस प्लेन पर है? जरा देखो, ये बच्चों एक्स और जेड प्लेन पर है। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन अगर 3 वेक्टर रखोगे तो ये भी तो कोप्लेनर होंगे, ये भी तो समतलीय होंगे। देखो, एक ही प्लेन पर है कि नहीं, एक ही तल पर है कि नहीं, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो। तो 2 और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ वी दे आर प्लेस्ड इन अ सेम प्लेन। 2 या 2 से अधिक वेक्टर समतलीय सदिश होते हैं यदि वो एक ही प्लेन पर रखे हैं। तो जरा देखो, वे सदिश जो एक ही तल पर स्थित हो उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं। ये पॉइंट अलग से लिखा रहे हैं हम आपको। Those vectors which lie on the same plane are called the coplanar vector. But 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, बट 3 वेक्टर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। कैसे सर? मान लो 2 वेक्टर ऐसे हैं, तो अभी तो वो x और y में है, लेकिन तुमने तीसरे वेक्टर को अगर ऐसे रख दिया, ऐसे, सोचो आपकी ओर है, तो ये दोनों तो कोप्लेनर हैं, लेकिन ये क्या उस प्लेन में रखा है? नहीं। तो डिपेंड करता है कि 3 वेक्टर को आपने रखा कैसे है। इसीलिए 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो अगली लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है, 2 सदिश समतलीय सदिश हो सकते हैं, लेकिन 3 सदिश समतलीय हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं। हमने बोला 2 वेक्टर्स कैन बी कोप्लेनर बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों वेक्टर्स हमेशा क्या हो? समतलीय हो। बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चे। अब देखो, ये कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं? समतलीय सदिश हो तो गया कोप्लेनर। अब ये बच्चों, ओहो, कॉन्करेंट वेक्टर, ये होगा बच्चों कॉन्करेंट वेक्टर। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये होता है बच्चों समवर्ती सदिश। कौन सा सदिश?
समवर्ती सदिश क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। आराम से समझेंगे क्या होता है कॉन्करेंट वेक्टर। वे वेक्टर जिनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम हो, वे वेक्टर जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अगर तीनों को बैक साइड बढ़ाएं तो बताओ तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, अगर एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्करेंट वेक्टर। क्या होंगे? कॉन्करेंट वेक्टर। क्लियर? आप ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन एट अ सेम पॉइंट या एट अ कॉमन पॉइंट। जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा, मान लो वेक्टर ए इधर की ओर है, वेक्टर बी इधर की ओर, नो डाउट यहां पर वेक्टर ए है, यहां पर वेक्टर बी है, ये भी कॉन्करेंट वेक्टर होंगे, ये भी समवर्ती सदिश होंगे। क्यों? इसको आप बैक साइड बढ़ाओ, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, बताओ दोनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? कॉन्करेंट वेक्टर होंगे, मीन्स समवर्ती सदिश होंगे। बात सभी को आई कि नहीं आई? सभी प्यारे बच्चे गौर करेंगे एक एक पॉइंट को। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताएगा ये एकांक वेक्टर क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, कोई अगर राशि सदिश है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं तभी वो वेक्टर बनेगा। अब हम उस वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ए इंटू में ए कैप। हालांकि लिखने का तरीका ये भी है, लिखने का तरीका ये भी है कि हम वेक्टर ए को मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ए ही है जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ए ही है जो परिमाण को बताता है। ध्यान से पढ़िएगा, ये मॉड ऑफ वेक्टर है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत कूल माइंड, चिल्ड होकर पढ़े। जबकि ये जो ए कैप है वही बच्चों बताता है क्या? डायरेक्शन को। डायरेक्शन मतलब दिशा। क्लियर? मतलब ये ए कैप बताएगा डायरेक्शन को और मॉड ऑफ वेक्टर ए बताएगा मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए इंटू ए कैप। जैसे हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है बच्चों वाई एक्सिस, एक होती है बच्चों जेड एक्सिस। सही बच्चे गौर करेंगे, सभी बच्चे गौर करेंगे। क्या करेंगे? एक्स एक्सिस, तीन एक्सिस होती है, तीन डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को अगर कभी रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि 15 न्यूटन का फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स दिशा के अनुदिश है। तो अगर उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 15 इंटू में आई कैप लिखोगे। क्यों लिखोगे? 15 हो जाएगा मैग्नीट्यूड परिमाण और आई कैप हो जाएगी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन होगा? एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? जे कैप। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? के कैप। इस तरीके से एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये तो हमने तरीका बताया। अब चलते हैं ये एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल गर्दा उड़ा कर समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है मेरे बच्चा लोग। जरा ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर बात क्या कहने जा रहे हैं आप ही बताओ। इसी वेक्टर को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसी को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब आप बताओ, ए की वैल्यू अगर 1 मान ले, ए कौन है? मैग्नीट्यूड। अगर ए की वेक्टर 1 मान ले तो आप बताओ ए कैप बराबर ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर वे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वही वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। और उसी समय जरा गौर से देखो, वही वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करने लगेंगे क्योंकि उसमें है केवल क्या? डायरेक्शन, क्योंकि वैल्यू तो 1 हो गई। समझ में आई बात? तो वे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1,
वे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या हो, एकांक हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन उस समय वो वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगा, कैप से रिप्रेजेंट होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। इससे फिर हम कैप से रिप्रेजेंट करने लगेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है वही वेक्टर ए कैप के बराबर है कि नहीं है। बात समझ में आई सभी को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं वेक्टर के प्रकार पढ़ने के बाद अब हम सदिशों को जोड़ने जा रहे हैं। मींस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए ये दो मेथड पढ़ने होंगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा एनालिटिकल मेथड। एक होगा ग्राफी विधि और एक होगा बच्चों विश्लेषणात्मक विधि। याद रखिएगा ग्राफी विधि को हम लोग ज्यामितीय विधि बोलते हैं, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं। सामने की बातों से आप लोग कन्फर्म होंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। ग्राफी विधि क्या होती है, ज्यामितीय विधि क्या होती है। तो पता चला कि वो भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। वो भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक होती है ट्रायंगल लॉ, एक होती है पैरेललोग्राम लॉ और एक होती है क्या, पॉलीगॉन लॉ। और बहुत आराम से पढ़ना बच्चों, हम विश्वास दिलाते हैं एक एक पॉइंट समझ रहे होंगे आप लोग अगर लास्ट तक जुड़े हैं तो। बोलो यस और नो, क्लियर? क्या होती है वेक्टरों की त्रिभुज विधि। तो इसको यहां नहीं, इसको यहां पर जानते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टरों को जोड़ने का मेथड क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर एक ही क्रम में जुड़े हैं, एक ही क्रम का मतलब स्कूल में लाइन में खड़े हुए हो, जब प्रेयर करते हो तो कैसे करते हो, सब एक के आगे हाथ का फैसला लेके खड़े हो जाते हो, तो सबकी मुंडी एक ही डायरेक्शन में होती कि नहीं, तो इसे बोलते हैं सेम ऑर्डर में हो, एक ही दिशा में हो। तो देखो मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा होता है, एक का फ्रंट दूसरे के बैक साइड से जुड़ा होता है, बात खत्म। बहुत अच्छी बात। तो आप बताओ, नहीं सॉरी, एक का बैक दूसरे के फ्रंट से जुड़ा होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो सुनो, अच्छा अगर दो वेक्टर, ध्यान सुनना अगर पढ़ना चाहते हो तो, अगर दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, जबकि दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में लिए गए हों, एक ही क्रम में लिए गए हों। यदि, पहले एक हिंदी में समझ लीजिए, यदि दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें जबकि दोनों एक ही क्रम में हो, तो इन दोनों वेक्टर का योग सदिश, इन दोनों वेक्टर का योग सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजाओं के द्वारा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा, जबकि वो इन दोनों का परिणामी वेक्टर कहा जाएगा। ध्यान से सुनना, कैसा, परिणामी, परिणामी वेक्टर कहा जाएगा, परिणामी सदिश कहेंगे। सुनो क्या बोल रहे हैं, अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें जबकि दोनों एक ही क्रम में लिए गए हों, तो इन दोनों का योग सदिश, परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा, जबकि वो इनके एक ही क्रम में नहीं होगा, विपरीत क्रम में होगा। मतलब ए और बी ये है, तो इन दोनों का योग ऐसे नहीं होगा, विपरीत क्रम में लिया जाएगा। बात समझ में आई? सभी बच्चों को आनी चाहिए बच्चों। क्या बोला हमने, if two vectors are represented the two side of the triangle if they are joined in same order। क्या बोला, if two vectors are in the same order, if two vectors are in the same order and if it is represented the two side of the triangle, then its addition vector or resultant vector is always represented by the third side of the triangle, but it is always opposite order to these vectors। बोलो यस और नो, बात समझ में आई? उस समय ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर के बच्चों सम के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट क्रम में लिया जाएगा। बात समझ में आई सभी को? बहुत अच्छी बात। ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, आराम से समझोगे तो सारे लॉज आएंगे, नहीं समझोगे तो आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा। ये मान लो बच्चों वेक्टर ए है, ये मान लो बच्चों वेक्टर बी है। ध्यान से पढ़ेंगे, अगर ये वेक्टर ए है तो हम इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। ये भी तो वेक्टर ए होगा,
यस सर, ऑफ कोर्स सर। अच्छा आप ही बताओ, अगर ये वेक्टर बी है तो हम इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी तो वेक्टर बी होगा। तो बताओ दोनों एक पैरेललोग्राम बना दिए कि नहीं बना दिए, एक समांतर चतुर्भुज बना दिए कि नहीं बना दिए। ध्यान से सुनिएगा लॉ को। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बट दे आर ज्वाइंड टू टेल, वहां क्या था, सेम ऑर्डर में कनेक्टेड थे। यहां पर क्या था, ये दोनों टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के द्वारा निरूपित हो रहे हो जबकि दोनों पूंछ से पूंछ जुड़े हों, तो इस कंडीशन में सुनिएगा, तो इस कंडीशन में इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का योग सदिश हमेशा समांतर चतुर्भुज की, हमेशा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। द एडिशन वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक नंबर का कंटेंट मिल रहा है आपको इस शॉर्ट टाइम में। टाइम को बर्बाद मत करिएगा बच्चों। बोलो, बात सभी को क्लियर है? वेक्टर ए वेक्टर बी, आप बताओ अगर, हे भैया जरा ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, बट दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं, दोनों पूंछ से पूंछ जुड़े हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा, इन दोनों वेक्टर का जो योग होगा, वो हमेशा उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। बात खत्म। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात। अगला, अब ये पॉलीगन लॉ क्या है, बहुभुज विधि क्या है। अब उधर तो दो दो वेक्टर को जोड़ना था, यहां पर हम कई सारे वेक्टर्स को जोड़ेंगे। जरा देखिएगा कैसे। देखो बच्चों, ये हमारे पास वेक्टर ए है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप बताओ, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? हम बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ध्यान से पढ़िएगा, और ये वेक्टर बच्चों सी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। हम हर वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, और ये वेक्टर हमारा क्या है, डी है। वाह भाई वाह, आराम से समझना है। ये वेक्टर हमारा क्या है, डी वेक्टर है। तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, क्योंकि अब बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो अगर सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में हैं, एक ही क्रम में जुड़े हैं, हेड टेल जुड़ा है, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा इन सभी वेक्टर्स के सम के योग के इक्वल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आर्टिकल समझ में आना चाहिए। कहो अगर नहीं आया तो, नहीं आया तो मेरे पास एक और तरीका है। सर कौन सा? सोचो, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, ट्रायंगल लॉ लगाओ। ये दोनों सेम ऑर्डर में है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में होगा। यही तो ट्रायंगल लॉ था। अब सुनो बच्चों, बच्चों ध्यान से सुनो बच्चों। अब बताओ, ए प्लस बी और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो आप बताओ इसका ये जो वेक्टर होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर। बोलो या सुनो, ट्रायंगल लॉ लगाते जा रहे हैं। अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और डी वेक्टर इसके सेम ऑर्डर में है, तो बताओ अपोजिट ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोलो, ये भी मेथड सीख लो। बात समझ में आए कि नहीं सभी प्यारे बच्चों को? हमने बोला ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना एक एक। अब समझते हैं एनालिटिकल मेथड क्या होता है। एनालिटिकल मेथड में हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एनालिटिकल मेथड में हम लोग परिणामी
सदिश का परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए आइए जरा समझाते हैं, एक एक बच्चा आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा। सपोज करो ये बच्चों कोई वेक्टर ए है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कोई भी नहीं करेगा, कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये कोई वेक्टर ए है बच्चों, ये कोई बच्चों वेक्टर बी है। बच्चों दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? थीटा है। बन भी सकता है, क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो दो वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। अच्छा, ये कोई वेक्टर ए है तो इसके पैरेलल भी तो जो वेक्टर होगा वो भी तो वेक्टर ए होगा। बोलो बोलो सभी प्यारे बच्चों, ये भी तो वेक्टर ए होगा। अच्छा, मत भूले बच्चों, ये भी तो बी वेक्टर होगा। बोलो, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं। बताओ एक पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालें तो आप सभी लोग जानते हो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा कि नहीं होगा, परिणामी सदिश। ठीक है सर, इतनी बात आ गई। इसको मान लो ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये एस है। अब जरा ध्यान से फोकस करिएगा सभी प्यारे बच्चे, हम ओपी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ओपी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और क्यू से एक क्यूटी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ध्यान समझना है, ओपी को आगे बढ़ाते हैं, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। गुरुजी ये वाली लाइन नहीं समझ में आई? पगला तो नहीं। ऐसे देख, वेक्टर ए को आगे बढ़ा सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो आप बताओ अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल थीटा ही तो था। ऐसे समझ लो, नहीं तो ये समझ लो ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे समझना है समझो। क्लियर? अब बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश का परिमाण निकालने जा रहे हैं। और एक एक बच्चों की सहमति चाहिए हमको। ठीक है, ये वाला आ जाए तो एक बार कमेंट में लिख कर जरूर जाना, सर जी गर्दा उड़ा दिए। बोलो जय भैया, गर्दा उड़ा दिए। आओ चलो उड़ाते हैं फिर। जरा गौर से देखो, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इन, यहां पर आराम आराम से लिखेंगे, इन ट्रायंगल। जरा गौर करो, ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चों ओ पी क्यू। ट्रायंगल क्या ले रहे हैं? सॉरी, ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, ये ले रहे ट्रायंगल। पाइथागोरस की थ्योरम लगा रहे हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर, आप बताओ, ध्यान ध्यान से पढ़ना, क्यूटी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्यूटी प्लस, आप बताओ ओटी का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा देखो, ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ क्यू का होल स्क्वायर, क्यूटी का होल स्क्वायर प्लस ओटी है बच्चों, ओटी को ओपी प्लस पीटी नहीं लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ओटी को ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर में क्यूटी का होल स्क्वायर प्लस ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीटी का होल स्क्वायर प्लस 2OP इंटू में पीटी। मैटर समझना पड़ेगा सभी प्यारे बच्चों को। क्या क्या हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, ध्यान से पढ़ना बच्चों, इन ट्रायंगल, जरा ध्यान से पढ़ना बच्चों। एक पहले एक काम कर रहे हैं, एक लाइन लिख दें, अपने प्यारे लल्ला को बाउंस नहीं होना चाहिए। आप बताओ ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी का होल स्क्वायर प्लस, आप बताओ पीटी का होल स्क्वायर प्लस क्यूटी का होल स्क्वायर प्लस 2OP इंटू में पीटी। गुरुजी क्या किए हो भाई? इसको इसके बाद लिख दिया। काहे लिख दिया? आओ जरा बताते हैं। एक ट्रायंगल लो, पुकुटी, क्या बोलोगे? पुकुटी, P Q T,
और इस छोटे से ट्राइंगल में फिर से पाइथागोरस की थ्योरम ले लो, पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर बराबर, देख बच्चा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में जरा देख बच्चा पी टी का होल स्क्वायर, आप बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम हुई है? अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो सोचो बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जरा ध्यान से देखो इसकी जगह हम लोग पी क्यू नहीं लिख सकते हैं, तो देखो ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर में ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू में पी टी। बताओ इतना आर्टिकल सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना आर्टिकल सभी को समझ में आ गया तो जरा सोचो, अगर हम इसी ट्रायंगल को फिर से ले रहे हैं पुकुटी क्या ले रहे हैं? पुकुटी, और कॉस थीटा ले रहे हैं। मैं बताऊंगा कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है? पीटी, और कर्ण क्या है? पी क्यू। तो आप बताओ पीटी की वैल्यू क्या आएगी? पी क्यू कॉस थीटा। बोलो आराम से बस समझते जाओ हम क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अब देखो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओपी का होल स्क्वायर बराबर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर प्लस आप बताओ 2 ओपी। अब जरा ध्यान से देखो पीटी, पीटी की वैल्यू क्या निकाली है? पी क्यू कॉस थीटा। बोलो एक एक बच्चे को आर्टिकल आना चाहिए भाई, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, गर्दा उड़ाया कि नहीं उड़ाया। बोलो बच्चों अब जरा समझो, समझने की बात क्या है, ओ क्यू क्या है? हमारे इस वेक्टर की लेंथ, और लेंथ केवल परिमाण को बताता है भाई। वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते थे ना, एरो की लाइन केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बताओ अगर वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए होता है। बोलो तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आर, तो आर का स्क्वायर। ओपी कौन है? वेक्टर ए की लेंथ, तो लिखोगे ए स्क्वायर। पी क्यू कौन है? वेक्टर बी की लेंथ, तो लिखोगे बी स्क्वायर प्लस 2 ओपी की वैल्यू ए इंटू में बी इंटू में जरा गौर करेंगे कॉस थीटा। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात सभी को समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ये मेरा गारंटी है। अच्छा ध्यान करो, दो वेक्टर, ध्यान करो जब हमने पढ़ाया था कि वेक्टर ए एक इधर से लगा है और वेक्टर बी इधर से लगा है, तो अगर दोनों बराबर हों तो इन पर कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? थीटा 180 रख लेना और ए और बी को बराबर कर देना, देखना कट के आंसर 0 आएगा। यह है एक्चुअली में दो वेक्टर को जोड़ने की विधि, यही है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो यस सुनो। अब कोई बच्चा पूछ ले सर जी इसका डायरेक्शन भी बता दो। अब कोई बच्चा पूछे सर जी इसका डायरेक्शन भी बता दो, तो उससे पहले एक ट्रायंगल लेंगे पुकुटी। पुकुटी बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल। आप बताओ यहां साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्यूटी अपॉन में क्या होगा? पी क्यू, यही तो होगा। अच्छा कॉस थीटा ले लो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, पीटी अपॉन में क्या लिखोगे? पी क्यू। हो गया। अब जरा सामने आओ, सामने आओ। अगर वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना चाहते हो कि वेक्टर आर वेक्टर ए से कितने डायरेक्शन पर है, तो निकल आएगा। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। आप बताओ 10 अल्फा ले रहे हैं, एक ट्रायंगल लिख दें, ज्यादा जल्दी आओ ना भाई। इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी ले रहे फिर से,
और निकाल रहे हैं टेन अल्फा, और टेन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा क्यूटी, अपॉन में बेस क्या होगा ओटी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, क्यूटी को ऐसे लिख रहे हैं, ओटी को ओपी प्लस पीटी नहीं लिख सकते हो, ओपी प्लस पीटी, बोलो यस और नो। तो आप बताओ बच्चा लोग, टेन अल्फा बराबर क्यूटी की वैल्यू यहां से निकाल कर देखो, पी क्यू साइन थीटा होगा आराम आराम से, अपॉन में ओपी की तो वैल्यू हमें पता होगी ए, प्लस अच्छा पीटी की वैल्यू क्या होगी, पीटी की वैल्यू होगी पी क्यू कॉस थीटा। अरे बाबू लोग आ गया, देखो टेन अल्फा बराबर, आप बताओ पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बी, तो बी साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में ओपी की जगह क्या लिखेंगे ए, प्लस पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे बी कॉस थीटा। तो बच्चों अगर एंगल निकालना होगा तो ये आएगा एंगल टेन इनवर्स बी साइन अल्फा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। बता देना बच्चों, गर्दा उड़ा पाए कि नहीं उड़ा पाए, एक एक लाइन को कंसंट्रेशन के साथ समझाया जा रहा है। बोलो सभी बच्चों को आया कि नहीं आया? जी गुरुजी पूरा आया, तो पूरा आया तो ठीक बा ना, दिक्कत क्या है? आप समझो, किसी वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। मान लो बच्चों ये कोई हमारे पास वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, सीधी सी बात, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ध्यान से पढ़िएगा, अब आप ही जरा सोच कर बताओ, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है, समझना। तो अब एक्स एक्सिस में कितना है भाई, मान लेते हैं वेक्टर ए एक्स, वाई एक्सिस में कितना है, मान लेते हैं बच्चों वेक्टर ए वाई। इस तरीके से बांटना ही कंपोनेंट्स कहलाता है, इस तरीके से बांटना ही क्या कहलाता है, कंपोनेंट, वियोजन। इस तरीके से हमने वेक्टर ए को दो भागों में डिवाइड कर दिया, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आओ जरा ध्यान से सुनो, इसको मान लो ओ, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, और इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में आ जाओ, ध्यान से हो भी। अच्छा एक बात कहो, अगर ये वेक्टर ए वाई है तो ये भी तो वेक्टर ए वाई ही होगा, बोलो। बहुत अच्छे, तो आप बताओ इसमें अगर साइन थीटा ले लोगे तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर जब लोगे तो वेक्टर ए वाई नहीं लिखोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के तौर पर लिखोगे इस रेखा की लंबाई, और रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ द लाइन केवल मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है ए। तो आप बताओ ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा आएगी कि नहीं आएगी, एक एक बच्चा बोलेगा, बोलो। उसी तरीके से बाबू लोग अगर ट्रायंगल निकालें ओ पी क्यू, तो अब हम लेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, और बेस में ए एक्स है, हाइपोटेन्यूज में ए है, आधार बटे कर्ण। तो आप बताओ ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी, बोलो। क्लियर हुआ? और रट्टा लगा लो भैया, सीधी सी बात, अगर कोई भी सदिश राशि थीटा एंगल बनाता है तो उसके दो घटक होंगे, एक वी एक्स, अगर ये u है तो हम लिखेंगे यू एक्स, और ये होगा यू वाई। आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप बताओ यू एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा, यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है कि गई है? एक एक प्यारे बच्चे बिल्कुल
गर्दा उड़ाकर समझेंगे। बोलो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस रखना, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन रखना, क्योंकि आगे चलकर कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई राशि है, कोई क्वांटिटी ऐसे थीटा एंगल बना रहा होगा। तो डरना नहीं बच्चों, इस समय ये कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा और ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन, सीधे सीधे रट्टा भी लगवा दे रहे हैं। अब जरा देखो बच्चा लोग, अगर हम यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके जोड़ दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो देखो क्या होगा। पहले राइट साइड, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। आप बताओ ए स्क्वायर, आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होगा, ए वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों, अब जरा देखो बच्चों, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या, ए वाई स्क्वायर। क्यों, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब आप बताओ ए बराबर अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया कि नहीं आया। इसी है, यही है वेक्टर ए का परिमाण, ये है मैग्नीट्यूड। सर उधर से भी तो निकाले थे, उधर से भी निकाल सकते हैं। जरा फोकस करवाएंगे क्या चीज कर रहे हैं। देखो बच्चों, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये वेक्टर ए एक्स है, ये वेक्टर ए वाई है, ये वेक्टर ए है। बताओ ट्राइंगल लॉ लगेगा कि नहीं, ये वेक्टर ए एक्स, ये वेक्टर ए वाई, तो आप बताओ ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई हुआ कि नहीं हुआ। बोलो, अगर आप इसका मॉड निकालो तो देखो हमने प्रूफ क्या कराया है, हमने प्रूफ कराया है कि अगर इसका मॉड निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर ए एक्स, सॉरी अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस, हटा दो पूरा, अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए वाई स्क्वायर। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ये चीज हम सीध प्रूफ कराना चाह रहे थे, क्योंकि समझो जरा, यहां पर एक पॉइंट लेना चाहेंगे सभी प्यारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, बोलो एक्स एक्सिस बोलते जाना, बोलो समझो बच्चों, ये होगा वाई एक्सिस बोलते जाना, ये होगा बच्चों जेड एक्सिस, जरा सोचते जाना। आप बताओ, मान लो एक्स डायरेक्शन में बच्चों कोई वेक्टर ए एक्स है, ये कोई वेक्टर ए वाई है और ये कोई वेक्टर ए जेड है। तो देखो ये वेक्टर ए एक्स है, सुनना, ये वेक्टर ए वाई है, सुनना, इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया है। तो आप बताओ ये वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई होगा कि नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये वेक्टर ए एक्स था, ध्यान से सुनो, ये वेक्टर ए एक्स, यहां वेक्टर ए वाई था तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये आया ए एक्स प्लस ए वाई, ये आया। ध्यान से सुनना, ये क्या है, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ये क्या है, वेक्टर ए जेड। अगर इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो जरा ध्यान से देखना, अगर देख पा रहे हो तो देखो ये ए जेड, ये है ए एक्स प्लस ए वाई, दोनों सेम ऑर्डर में है। तो बताओ इन टोटल रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। बात समझ में आई होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर एक लाइन और बोलना चाहेंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, इसी वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स बराबर वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ए गुरुजी, ये तो तुमने बिल्कुल तहलका मचा दिया। क्यों, ये है एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, परिमाण प्लस डायरेक्शन। उसी तरीके से हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। बोलो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना। अब अगर हमसे वेक्टर ए का मॉड पूछा जाएगा तो देखो इस बेसिस पर हम क्या लिखेंगे, उधर आंसर अंडर रूट के अंदर
ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। बताओ हर एक बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर होने जा रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। आराम से समझेंगे, लेकिन जल्दी बोल जरूर रहे हैं, लेकिन समझाने में कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? आ जाओ बच्चों। सपोज करो कि बच्चों क्या बोला जा रहा है, अगर दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट हो, मतलब अगर दो सदिशों के गुणन से मिलने वाली राशि अदिश हो, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट हो और मिलने वाली क्वांटिटी क्या हो, स्केलर हो, अदिश हो, क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट से ऑब्टेंड होने वाली क्वांटिटी स्केलर हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और ध्यान से सुन लो, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। क्यों? ये प्रोडक्ट डॉट से रिप्रेजेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर हो, क्या हो, सदिश हो, तो ऐसे वेक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सदिश गुणन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुन लो, एक एक प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, मेरे सुन्ना, जो भी समझना समझो। ठीक है, अगर ये समझ में आए तो ठीक, नहीं तो इधर समझो। मान लो बच्चों ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है। जरा तुम सोच कर बताओ बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए होगा, नो डाउट, परिमाण। अच्छा, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में करें तो जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या होता है, कॉस थीटा। एक्चुअली में इसी को कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सर जी समझ में नहीं आया? लो समझाते हैं फिर, लो समझाते हैं फिर, समझो तुम क्या समझना चाहते हो। दो वेक्टर का स्केलर गुणन उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉज होता है। लेकिन अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जरा ध्यान, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनके बीच बनने वाले एंगल के साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सर ये साथ में एन कैप क्यों लिखे हो? इसी के लिए तो क्लास लेंगे हम। एक्चुअली में दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होगी, तो उसमें डायरेक्शन भी होगा ना, तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। साथ में एन कैप ये लगा रहे हैं कि इससे मिलने वाली क्वांटिटी होगी वेक्टर, और उस वेक्टर के पास ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। सर ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना अगर सुनना चाहते हो तो। इसे हमेशा लंब सदिश कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। वो वेक्टर हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कैसे? जैसे ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। तो अगर x का क्रॉस y के साथ करोगे तो फिंगर को, उंगलियों को x को y की ओर मोड़ोगे तो इस समय अंगूठा ही एन कैप बताएगा। इसे लंब सदिश कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब ये मान लो ये कोई वेक्टर a है, ये कोई वेक्टर b है, तो बच्चों इनका जो लंब सदिश होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम से नहीं, 3D डायग्राम समझो। ये है x और y का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर किधर आके और आएगा, z एक्सिस में। अगर z का x के साथ करोगे तो आंसर किधर आएगा, y में। भूलिएगा नहीं।
आगे की ओर बात करते हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा एंगल 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0। उस समय वेक्टर a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट में देखें, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो एंगल 90 होगा और sin 90 की वैल्यू 1 होगी। उस समय a क्रॉस b कभी भी 0 नहीं होगा, a b के इक्वल होगा। उसी तरीके से अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एंगल 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 बनेगी। आप बताओ a डॉट बी बराबर बचेगा ए बी। लेकिन अगर दो वेक्टर इधर समांतर होंगे तो थीटा 0 होगा और cos साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0। मतलब समझो, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस समय उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, अदिश गुणन 0 होता है। सीधी सी बात समझो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा। बात समझ में आई बच्चों? सदिश गुणन 0 होता है। बात समझ में, एक एक बच्चे को एक एक गर्दा फाड़ बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब समझो, सदिश गुणन और अदिश गुणन के गुण भी होते हैं। गुण क्या होते हैं? सही प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। अच्छी तरीके से क्या फोकस करेंगे गुरुजी? सुनो, अच्छा सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। यह अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट आर इन कम्यूटेटिव इन नेचर। मतलब क्रम विनिमय का नियम का मतलब कम्यूटेटिव नेचर का मतलब हम इसकी पोजीशंस को चेंज करेंगे, चेंज करने पर इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते, बट ये कम्यूटेटिव इन नेचर में नहीं होता है। इट डज नॉट, या वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तुम ही सोचो ना, अगर x का y के साथ करोगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, अगर तुम y क्रॉस x करोगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा ना, तो इक्वल कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा, a क्रॉस b को हम b क्रॉस a नहीं लिख सकते। अगर तुम्हें लिखना है तो फिर आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? a क्रॉस b अभी तक इस डायरेक्शन में आ रहा था, अगर b क्रॉस a करोगे तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था नेगेटिव वेक्टर, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो तुरंत लग जाता है माइनस। बात आ गई होगी समझ में? बहुत अच्छी बात। अदिश गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम क्या होता है बच्चों? सुनो फिर। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी है तो सीरियल से आप डॉट करें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ए क्रॉस बी है तो आप सीरियल से चलोगे, मतलब आप साइकिल नहीं बनाओगे। ए क्रॉस बी तो सी क्रॉस ए नहीं लिखोगे, ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस सी, बात खत्म। अब अच्छा, आप सभी लोग सोच कर बताओ, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या होता है? डॉट अगर लगा हो तो कॉस थीटा होता है। अगर ए क्रॉस बी वेक्टर हो तो क्या होता है? साइन थीटा होता है। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को। और जे कैप वाई को, जेड कैप को कौन? के कैप। तो अगर आई कैप है तो इसका मतलब दोनों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि कैप केवल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों सेम है क्योंकि दोनों आई है, तो एंगल क्या बनेगा? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसीलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लेकिन इधर समझो, आप बताओ, दोनों ही कैप हैं तो दोनों ही यूनिट वेक्टर है। आप बताओ, दोनों सेम होंगे तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। इसलिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अभी नहीं। इसी तरीके से अगर आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और जरा दिखाते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। दोनों के ऊपर कैप है तो इसका मतलब दोनों यूनिट वेक्टर है, ए इंटू एन, ए सॉरी 1 इंटू 1 कॉस। अब देखो आई और जे,
और आई और जे के बीच एंगल कितना बनेगा 90 और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरा टर्म्स क्या होगा हमेशा 0। बात समझ में आनी चाहिए, एक एक बच्चे को एक एक कोना भी आना चाहिए। आगे समझो, अगर बच्चों आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस के है और के क्रॉस आई है तो वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनने वाली बात है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। मत भूलिए साथ में एन कैप भी होता है, उधर 0 आ रहा था तो एन कैप नहीं लिया था। आप देखो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आई एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल बनेगा 90, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हमें 1 रख देना चाहिए? जी नहीं। आई और जब जे का क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगा? जेड एक्सिस में, तो आंसर लिखोगे क्या? के कैप। तो इतने की वैल्यू हो गई 1 और आंसर आएगा के कैप, तो ये होगा के। अब सुनते जाना, ये एक्स ये वाई, एक और पेन ले ले, आराम से, हमने बोला था ना हर चीज समझा कर ही भेजेंगे। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। एक्स और वाई का करोगे तो इधर आएगा, अगर वाई और जेड का करोगे तो आई कैप आएगा। अब सुनो, अगर के और आई का करोगे तो आंसर के कैप आएगा। बोलो, सभी बच्चों को आर्टिकल क्लियर? हटाते नहीं है, आप लोग बाद में पढ़ लोगे। क्लियर है? आज का लास्ट और फाइनल आंसर, स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? अदिश गुणन करते कैसे हैं दो वेक्टर का? सुनो अच्छा, अगर वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, A3 के कैप है, बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप है, B2 जे कैप है, B3 के कैप है, तो ध्यान से सुनो, अगर A डॉट बी निकालोगे तो निकालने का तरीका सुनो, अदिश गुणन निकालने का तरीका सीख लो। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3, इस तरीके से प्रोडक्ट कर दो, पैसा हजम हो जाएगा तुम्हारा। बात समझे? पूरा पैसा हजम हो जाएगा। अब जरा सुनो, अगर वेक्टर ए बराबर यही है और अगर हमको इसका क्या निकालना है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या निकालना है? वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हमको सदिश गुणन निकालना है, अगर हमको सदिश गुणन निकालना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सदिश गुणन कैसे निकालेंगे? देखो, वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? करने का तरीका देखो, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, आई कैप जे कैप, सीखोगे लेकिन हमसे, सारणिक विधि कहते हैं। आई कैप जे कैप के कैप एक टेबल बनाओगे। अब वेक्टर ए में आई कैप के साथ क्या है? A1 A2 A3। वेक्टर बी में क्या है आई कैप के साथ? B1 B2 B3। कर लिया। इसे बच्चों बोलते हैं रो, पंक्ति बोलते हैं। इसे बच्चों बोलते हैं कॉलम, स्तंभ बोलते हैं। आराम से पढ़िएगा एक एक प्यारे बच्चे। आप समझो, इन कॉलम्स में अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस चलता है, अगर ये प्लस का लोगे तो ये माइनस, ये प्लस। अब जरा देखो, अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या करोगे? आई कैप प्लस का लोगे। जब प्लस का आई कैप लोगे तो जरा ध्यान से सुनो, करने का तरीका सिखा दें। जब आई कैप लोगे तो ये वाली रो छोड़ोगे, ये वाला कॉलम बचेंगे। 4 वर्ड आपके सामने नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से? A2 B2 A3 B3। बहुत अच्छी बात। अब जब जे कैप लोगे तो बच्चा माइनस का लोगे। अब ये जे कैप वाला रो और जे कैप वाला कॉलम छोड़ोगे तो बचेगा A1 B1 A3 B3, A1 B1 A3 B3। बहुत अच्छे। प्लस का के कैप, अगर प्लस का के कैप लोगे बच्चों तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ोगे, बचेगा A1 B1 A2 B2। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, वेक्टर ए क्रॉस बी को आप क्या लिखोगे? अब इसको आगे करने का प्रोसेस समझो। पहले मल्टीप्लाई इसके साथ,
दूसरा मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस। क्या कहा? आई कैप A2B3 B2A3 माइनस का जे कैप। वही काम यहां करो, A1B3 माइनस का B1A3 प्लस का के कैप। आप बताओ A1B2 माइनस का B1A2। इस तरीके से बच्चों हम लोग निकालते हैं क्या? सदिश गुणन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा कंप्लीट वेक्टर का एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज नहीं है। फिर भी चलते चलते आपको हम 5 मिनट का टाइम लेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे हैबिट आपको बन जाएगी। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। जरा ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर बी बराबर क्या है? i कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर 1 पॉइंट, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो, तो मॉड निकालना आपको सिखाया था। ध्यान करो बच्चों, मॉड कैसे निकलता था? अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप बताओ अंडर रूट के अंदर 29। फ्लो दिखाएंगे। अब आप बताओ बच्चों, अगर हम वेक्टर बी का मॉड निकाले, ए बच्चा लोग, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 14। क्लियर? बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से तीसरा पार्ट क्या पूछा गया है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का एकांक वेक्टर इसे कहते हैं, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? यही तो तरीका होता है। आप बताओ वेक्टर ए क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में इसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगा 29। अब बताओ चौथा आर्टिकल, बी कैप निकालना है, बी वेक्टर का एकांक वेक्टर। कैसे निकालोगे? बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। लिखो आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। आप बताओ मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 14 है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल तरीका है, कैलकुलेशन सब यहीं सिखा देंगे। अब देखो पांचवा आर्टिकल, बोला जा रहा है ए प्लस बी निकालो, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जोड़ो बच्चों। 4 और 1 5i कैप, 3 2 5j कैप, 2 3 5k कैप। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान है। छठा आर्टिकल समझो। हे भाई, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड निकालना है। किसका मॉड निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। मॉड इसका निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। उसी तरीके से बोला जा रहा है सातवां आर्टिकल। अरे हम एक ही साथ कई न्यूमेरिकल करा रहे तुमको। अब बोला जा रहा है इनको माइनस करो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चल भाई माइनस करते हैं। अब चल, 4 में अगर 1 घटाएगा तो 3i कैप, 3 में 2 घटाएगा तो केवल j कैप, और अगर 2 में 3 को घटाएगा तो माइनस का k कैप। सीखे, सीखना तो पड़ेगा ही। अगला समझो, अगर अगले आर्टिकल में हमसे बोला जा रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, ये आप लोग देखते जाइएगा, वो हमें पता है क्या क्या निकालना है। तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 11 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 10 1 11। बोलो एक एक बच्चा को 8 तक की आर्टिकल क्लियर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखो बच्चों, वेक्टर ए की वैल्यू थी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या थी? i कैप 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब अगला आर्टिकल पूछ रहा है स्केलर प्रोडक्ट निकालो। स्केलर प्रोडक्ट निकालो मतलब अदिश गुणन निकालो। और अदिश गुणन पता है कैसे निकलता है? पता है बच्चों को? जरा सामने की ओर आओ, हमने आपको अभी अभी सिखाया है।
प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। आई का आई के साथ गुणा, 4 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो आप बताओ 6 6 12 4 16 आ जाएगा। बताओ ए डॉट बी निकालना आया कि नहीं आया? ये हमारा नवा पैटर्न था। एक ही साथ 10 न्यूमेरिकल। अब देखो अगर तुमसे सदिश गुणन पूछा जाएगा तो सदिश गुणन कैसे निकालोगे? वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? वेक्टर प्रोडक्ट। आप बताओ वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी है। निकालने का तरीका आई कैप जे कैप के कैप। चलो वेक्टर ए में क्या है? 4 3 2 1 2 3, यही तो है। तरीका क्या सिखाया था? आई कैप प्लस का लोगे तो ये रो छूटेगा, ये कॉलम 9 माइनस 4, देखो डायरेक्ट करना सीखे। माइनस का जे कैप, ये रो छूटेगा, ये कॉलम 4 3 12 12 माइनस 2, फिर प्लस का के कैप लिखोगे। अब देखो ये रो छूटेगा, ये कॉलम 4 दूनी, देखो के कैप लिया है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, आंसर क्या आएगा? 5 आई कैप माइनस का 10 जे कैप प्लस 5 का के कैप। बोलो देखो ये रो छूटा 9 माइनस 4, ठीक है। जे कैप लोगे माइनस का तो 4 3 12 माइनस का 2, जब ये छोड़ोगे 4 दूनी 8 माइनस का 3, सब कुछ सही है। अब बोल रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन एंगल पूछ रहा है, कोण पूछा है। निकाल लेंगे बच्चों, कोण निकाल लोगे कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सभी लोग? तो आप बताओ बच्चों, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में ए बी हो जाएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर जी आप तो एक साथ घसीटे दे रहे हो। अरे यार पढ़ा चुके हैं तो क्या करें इसमें, आप ही को तो पढ़ाए ना अभी। अब जरा देखो बच्चों, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू कितनी निकालो? 16। ध्यान करो इसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट 29 और इसकी वैल्यू आई थी अंडर रूट के अंदर 14। तो आप बताओ थीटा में कॉस में किसी की वैल्यू नहीं होती तो आप लिख दोगे 16 बटे अंडर रूट के अंदर 29 इंटू में 14। इस तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और ये हमने दे दिया है कंप्लीट पैकेज ऑफ वेक्टर। फुल रिवीजन करिए चैप्टर का, फुल रिवीजन करिए मेरे चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा शून्य सीरीज। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा करके पढ़ा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो हर एक बच्चे समझते रहो, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहो। ये है अपनी छोटी सी क्लास जिसमें कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं अपने वेक्टर का। तो प्यारे बच्चों पूरा जो बच्चा पूरी क्लास पढ़ेगा वो हैशटैग लगा कर बोलेगा जय भैया गर्दा उड़ा दिए। थैंक यू आज की क्लास के लिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में भैया गर्दा उड़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।